हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 14 मार्च की महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है और वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जो है हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, हिंदी के क्वेश्चन होंगे एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि आपको 24 अप्रैल को एग्जाम में इस क्लास से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज दोपहर में क्लास नहीं हुई थी, एक्चुअली फीवर है मुझे, तो क्लास आपकी नहीं हो पाई है। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि अल बरूनी किसके दरबार से संबंध था? बलबन के, मोहम्मद गौरी के, महमूद गजनवी या इल्तुतमिश? पहला का जवाब दीजिए सब लोग। अल बरूनी किसके दरबार से संबंध था? तो अल बरूनी किसके दरबार से संबंध था? महमूद गजनवी के दरबार से संबंध था। पहला का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल सरल सा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है कितनी? बताइए, 398, 402, 400 या 404? दूसरा का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 404। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80। सर्वाधिक सीटें हैं यूपी में ही। ओके, चलिए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? आप सभी को पता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है यूपी में है, तो यूपी के किस जिले में है ये आपको बताना है। बांदा में, बहराइच में, मिर्जापुर में या वाराणसी में? बताइए भाई सब लोग, तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। बीएड, डीएलएड, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक करो सब लोग। बहुत अच्छे। और टॉपिक वाइज की जो क्लासेस हैं डियर वो कल से स्टार्ट हो गई हैं, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में। हिंदी की कल जो है पहली क्लास हुई है, वहाँ पे आपको जो है क्लास मिल जाएगी। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ही ज़बरदस्त मतलब वन लाइनर क्वेश्चन मैं सेंड किया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त, और उसकी आप जो है एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वाराणसी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? वाराणसी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए। WWF से आशय क्या है? WWF से आशय क्या है? बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे वाराणसी से 60 से 65 किलोमीटर है। एक्चुअल में जो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये जो आपका वन्यजीव विहार है, ये चंदौली जिले में है, बट चंदौली ऑप्शन में नहीं है, तो वो नज़दीक वाराणसी है, तो वाराणसी आपका ही करेक्ट होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चंदौली अगर आता है तो चंदौली आपको टिक करना है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल में वहीं पे है ये। तो WWF से जो आशय होगा वो होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी जो है निकलती है कहाँ से? गंगा नदी निकलती है कहाँ से बताइए? अरावली श्रेणी से या लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? ये तो निकलती है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? बताइए भाई सब लोग, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो वो एजेंसी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अब स्थित है कहाँ? सिसिली में, एंडीज में, हवाई में या रॉकीज में? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अब स्थित है कहाँ? ये एंडीज में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? आज तो लाइव बनता है
क्योंकि अभी भी मुझे फीवर है और आप लोगों के लिए जो है मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो आज बनता है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? बताइए, किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? तो ये वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसको याद करने के टिक जैसे हा से वेनसोंग हो गया, हा से हर्षवर्धन हो गया, ऐसे याद रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था कौन? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम। 11 का जवाब दीजिए सब लोग। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था कौन? तो वो था भाई मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? चित्रकारी जो है किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के या शाहजहां के? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो ये पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919 में, 1906 में, 1935 में या 1909 में? 13 का जवाब दीजिए। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये 1909 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत या बिहार और उत्तर प्रदेश? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। 1937 में किन दो राज्यों में जो है गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो ये थे बंगाल और पंजाब में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समुद्र समीर बनती है किसके समय? दिन के समय, रात के समय या दोनों समय या मौसमी? समुद्र समीर बनती है कब, किसके समय? रात के समय बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व के जो है स्वच्छ जल का कितना % हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? विश्व के स्वच्छ जल का कितना % हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 70%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? 17 का जवाब दीजिए। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो वो नदी है ताप्ती। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, गुजरात की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है कौन सा? वो है आपका सिपकिला दर्रा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें मिलान करना है, एक तरफ फसल है और एक तरफ जो है पैदा करने वाला राज्य है। तो कौन सी फसल, कौन सा स्टेट जो है पैदा करता है, ये आपको बताना है। और ये ऑप्शन है इसका। फटाफट आंसर दीजिए भाई सभी लोग, फटाफट 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही मिलान कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब आप लोग मिलान करिए सब लोग। 20 का जवाब दीजिए सब लोग। देखिए, चाय तो सभी को पता होगा, असम चला जाएगा इसका। तो ए का 2 केवल ए और बी में है, तो सी डी में है ही नहीं, तो इसको कट कर दो। आगे बताइए सब लोग। ईख का चला जाएगा, यानी कि गन्ना उत्तर प्रदेश में चला जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा। और मूंगफली का हो जाएगा गुजरात, सेब का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सरल प्रश्न था। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? बताइए, वो कौन से स्टेट हैं जहाँ पे जो है साझा उच्च न्यायालय हैं? तो महाराष्ट्र और गोवा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
हुमायूं नामा की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नामा की रचना किसने की, बताइए। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह का नाम है क्या? संसद अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, मिंटो मार्ले सुधार या न्यायपालिका अधिनियम? बताइए सभी लोग भाई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह का नाम क्या है? तो मिंटो मार्ले सुधार है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है, बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में, यानी कि मृत्यु इनकी जो है कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है जातक के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, बताइए। 28 का जवाब दीजिए। तो वो आपका जो पत्तन नगर बंदरगाह है लोथल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? बताइए भाई सब लोग, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला आपका जो है सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये आपका जो है महानदी पर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? 32 को जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है? तो वो आपका है अप्सरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है इसमें? यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ओजोन। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस है कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बच्चों वाला प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पे। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? 34 का जवाब दीजिए। तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम में नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? बताइए भाई सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो इसमें बाड़मेर है, चुरू है, जैसलमेर है, कोटा आपका नहीं है। ओके। अगला प्रश्न है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है? क्या होता है बताइए। वायु होता है। क्या होता है? वायु। अगला प्रश्न। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 38 का जवाब दीजिए सब लोग। तो 70 से 75% मात्रा में भिन्नता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था?
1664 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इस साल लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए सब लोग, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये जो है घोषित किए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल या जयसिंह या बिहारी मल? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था भाई? टोडरमल था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? बताइए, फटाफट आंसर करेंगे। महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी जी की माता का नाम जो था वो क्या था? त्रिशला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पल्लवों के जो है 81वीं रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है राजकवि थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? समत नहीं पूछा है तो काल पूछा है तो शक काल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट आंसर करेंगे। उत्तरी भारत की जो है प्रथम महिला जो है मुस्लिम महिला शासक थी कौन? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी कौन? तो वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत आय किसके समतुल्य है? बताइए, व्यक्तिगत आय किसके समतुल्य है? तो ये प्रयोज्य निजी आय में प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद जो है उसमें फुटकर सरकारी प्राप्तियां भी जोड़ दी गई हों, यही आपका जो है व्यक्तिगत आय के समतुल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? भारत, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, जिसे वर्मा के नाम से जानते हैं आप लोग। तो चीन भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है कौन सा? तो नासिक है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है कौन सा इसमें? बताइए भाई सब लोग, 59 का जवाब दीजिए। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो इसमें दीपक नहीं है आदित्य का पर्यायवाची। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी छांटी इसमें अनुग्रहित का शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछली बार के यूपी टेट के एग्जाम में। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए आप लोग इसमें, शुद्ध वाक्य चुनिए इसमें। माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, बिल्कुल गलत। माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आपका सही होगा कि माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, तो ऑप्शन बी वाला आपका शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द इसमें जो है पुल्लिंग है? दया, जड़ता, घटना, बुढ़ापा। तो इसमें देखिए आपका जो पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? ये क्वेश्चन कल की टॉपिक वैसी क्लास में मैं करवाया हूँ, आप लोग बताइए करवाया हूँ या नहीं करवाया हूँ? आप मेरी हिंदी की जितनी भी क्लासेस होंगी, मेरी हिंदी टॉपिक वैसी क्लासेस, अगर हर एक क्लास को देख लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 1955 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि टॉपिक वैसी क्लास आपसे छोटी नहीं चाहिए। तो कल पहली क्लास हुई है, जाके देख लीजिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए।
अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अध्यापिका में अध्यापिका ई का प्रत्यय है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है क्या? तो वो है मनोवृत्ति। क्या है? मनोवृत्ति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो है बनाया गया संगठन है संघ, सम्मेलन, समिति या समवाय। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। और सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। आज आप लोगों के लिए क्लास में ले रहा हूँ, फीवर है तब भी ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए क्लास, तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन जो आपका होगा वो हो जाएगा संघ। क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द कौन सा है इसमें? इसमें घंटा है, सेकंड है एंड मिनट है, काल है। तो इसमें काल आपका अनेकार्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। 67 का यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? क्षुधा का तृप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या है? अधिरथ का अर्थ बताइए सब लोग। रथ हाँकने वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पानी गए न उबरे डॉट डॉट के लेखक कौन है? पानी गए न उबरे डॉट डॉट के लेखक कौन है? कबीर, तुलसी, सूरदास, रहीम। बिन मानुष सब चून, सून होगा सॉरी। तो पानी गए न उबरे, यहाँ पे जो ये इसके लेखक हैं वो हैं रहीम जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 72 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? तो ये जो है एक मात्रिक छंद है, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सतकर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सतकर्म का 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सतकर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सतकर्म का फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत अच्छे। सतकर्म का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? सत धन कर्म हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो दही बड़ा में आपका जो समास है तत्पुरुष समास है। कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? निमिष शब्द का निमिष का क्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षण। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? आई थिंक ये क्वेश्चन मैं कल की क्लास में भी रिपीट कर चुका हूँ। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ा फास्ट करेंगे अब। अगला प्रश्न है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जित होना होता है। क्या होता है? लज्जित होना। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का 78 का जवाब दीजिए। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उन्नयन, उत्कर्ष, अवनत या पतन? पतन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? कल की क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ अब। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इसमें छाटिए आप लोग। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। 81 में कौन सा शुद्ध वाक्य है? ये वाला है, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। चलिए, कौन सा सकर्मक क्रिया है इसमें? लिखना, रोना, हंसना, सोना। सकर्मक क्रिया कौन सी है इसमें? लिखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? असम्यक इसमें सबसे पहले आएगा, ठीक है। चलिए, अब आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे सब लोग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ये यहाँ पे बताइए, फटाफट आंसर करें भाई सब लोग। पेन कॉपी ले लीजिए सब लोग और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए सब लोग। 19 का जवाब दीजिए सब लोग और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट लाइक करो।
फटाफट लाइक करो सभी लोग। सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे देखना, जैसे हम 11 को 7 में से घटाएंगे, जैसे 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा बताइए? 4 निकल के आएगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ये 16 यहाँ पे लिख दिया गया। और यहाँ पे जैसे हम 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 7। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे 6 दिया है, ये 9 दिया है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। तो 6 में से 3 घटा देंगे, 3 तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। है ना इजी प्रश्न? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नीचे प्रश्न आकृति किस विकल्प में समाहित है? ये जो है, ये जो बनी हुई है आकृति, ये किस में समाहित है ये आपको बताना है। बताइए सेम टू सेम किस में समाहित है? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फटाफट। आज तो सभी लोग लाइक कर देना, सभी लोग लाइक करना वीडियो को। यहाँ पे देखना, हम पहले वाले में चेक करते हैं। जैसे ये गया और ये आया, सॉरी ये गया और ये आया, ये लाइन में ही है और ये बीच वाला हो गया, तो पहले वाले में ही समाहित है, बाकी किसी में नहीं है। चेक कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, ये आ गया। प्रश्न शब्द के वर्तनी का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? इसमें से देखिए, इसमें से कौन सा जो है नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। मदर बनाया जा सकता है, ये होटर बनाया जा सकता है, ट्रॉफी बनाया जा सकता है, अदर्स नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है यस है और इसमें यस नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ये राम श्याम से धनी है किंतु सोहन जो धनी नहीं है और रमेश की अपेक्षा गरीब है तथा राम से धनी है, तब श्याम सोहन से धनी है, या सोहन जैसा गरीब है, या रमेश से धनी है, या रमेश से गरीब है। 25 को जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई। यहाँ पे राम जो है श्याम से धनी है, राम जो है श्याम से धनी है, किंतु सोहन जो धनी है और रमेश की अपेक्षा गरीब है। यहाँ पे सोहन आ जाएगा। तथा राम से धनी है ये, और जो सोहन है, यहाँ पे हम सोहन के ऊपर हम लिख लेंगे क्या? राम। ठीक है, और ये नीचे सबसे श्याम है। ठीक है, चलिए मैं इसको कट करके यहाँ पे श्याम लिखे दे रहा हूँ। अब इसमें क्या है? श्याम क्या है? श्याम सोहन से धनी है? नहीं। सोहन जैसा गरीब है? नहीं। रमेश से धनी है, या जो है रमेश से गरीब है? तो ये जो श्याम है ये रमेश से गरीब होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर रमेश है ना, तो रमेश से गरीब है श्याम, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसकी मैं PDF सेंड कर दूंगा आप लोगों को, तो इसकी एक बार जो है प्रैक्टिस और कर लेना। किसी सांकेतिक भाषा में 569 का जो अर्थ है हमें रोटी दो, और 346 का अर्थ है खाओ पतली रोटी, 984 का अर्थ है दो पतली पुस्तिका, तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें के लिए कौन सा जो है सांकेतिक अंक होगा ये आपको बताना है। 569 का जो अर्थ होगा हमें रोटी दो, और 346 का जो अर्थ होगा वो होगा खाओ पतली रोटी, समझ जाना आप लोग। और 984 का क्या अर्थ होगा? यहाँ पे दो पतली पुस्तिका। राइटिंग पे मत जाना आप लोग, कंटेंट पे जाना आप लोग।
अब यहाँ पे देखिए कैसे किया जाता है, जो आपका सेम हो उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 पहले है तो 5 किसी में नहीं, छोड़िए इसको। 6 देखिए, 6 यहाँ पे है, और 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 6 है ना, और यहाँ पे 6 है, ये सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें और किसी में है, नहीं है। रोटी देखिए और किसी में है, रोटी नहीं है। अब देखिए 2 है किसी में ना, ये 2 है और ये 2 है, तो 6 का कोड इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। अब और देखिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये 9 हो गया। अब 9 का कोड हमें इसमें पता करना है। देखिए 2 मिल गया था ना, अब हम दूसरे वाले में चेक करेंगे। जैसे खाओ, यहाँ पे नहीं होगा, नीचे वाले में भी, तो पतली हो जाएगा खाओ का, ठीक है। ये 4 का देख लीजिए, 4 सेम है, तो यहाँ पे और कौन कौन सा सेम हो जाएगा। और इसमें कोई सेम नहीं दिख रहा है। तो इसमें देखिए जो हमें का कोड हो जाएगा, हमें का, यहाँ पे हमें का, जैसे यहाँ पे देखिए हमें कहाँ पे है, ये, तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बजट शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ये आपका बजट हो गया। इसमें बताइए ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पे बी से स्टार्ट करते हैं। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, फिर डी, तो एक तो ये हो गया आपका। डी के बाद ई एफ जी कोई नहीं मिला है, यू एफ जी एच कोई नहीं मिलेगा, तो इसमें केवल एक ही आएगा जोड़ा, ठीक है ना, एक ही आएगा, ठीक है। और एक बार हम पीछे से भी चेक कर लेंगे, तो जैसे टी यू वी डब्ल्यू एक्स ओ वाई कोई नहीं मिल रहा है, ई से भी चेक कर लेंगे, ई एफ जी एच, तो ऐसे पूरा हम पहले एक बार आगे से चेक करेंगे, एक बार पीछे से चेक करेंगे, तो एक ही आपका इसमें बनेगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से विजाति कौन सा है, यानी कि भिन्न कौन सा है चारों में से। थर्टी 39 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग और शेयर कर दो। तो इसमें देखिए आपका विजाति है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी है तो डी ई एफ, और एफ के बाद क्या है, जी एच, यानी कि डबल हो जाता है हर अगला एक अक्षर यहाँ पे, और ये आपका अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न आकृति यहाँ पे कौन सी पूरी करेगी इसको। फोर्टी 46 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें देखिए ये वाली आकृति पूरा करेगी, ये वाली डी वाली, ठीक है, इसको पूरा करेगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये जो इंडिया है इसको हम 125 लिखते हैं, इंग्लैंड को 343 लिखते हैं, न्यूजीलैंड को हम क्या लिखेंगे आपको बताना है। तो सीधा सीधा जैसे ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 7 का क्यूब लिखा हुआ है, तो हम 9 का क्यूब लिख देंगे। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विषम को पहचानना है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें विषम कौन सा है, बल्ब है, पंखा है, टॉर्च है, मोमबत्ती है। तो यहाँ पे आपका जो मोमबत्ती है ये आपका विषम हो जाएगा, क्योंकि टॉर्च, बल्ब, पंखा ये सब क्या है, बिजली से चलने वाले उपकरण है। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की 14 मार्च की महामैराथन क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।